हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे। मुख्य रूप से लॉर्ड रिपन का जो काल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है पंचायती राज की दृष्टि से और साथ ही स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से, इसलिए ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप रिविजन कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पर यूपी-टीपीएससी ने यहाँ पर जो आपका बीपीओ का है वो सिलेबस यहाँ पर चेंज किया हुआ है और उसमें आपका पंचायती राज ऐड किया गया है। दोस्तों, यूपी-टीपीएससी अब जो भी आपका मेन एग्जाम करा रही है, काफ़ी अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के चले जाएं तो आप यहाँ पर इसका जो मेंस एग्जाम है क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। दोस्तों, यदि आप देखिए डीप नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, तो ऊपर ऊपर से जब आप पढ़ के जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, वहाँ वो क्वेश्चन भी आपको ऊपर ऊपर से चला जाएगा, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, इसीलिए यहाँ पर डीप आपका पढ़ना जरूरी हो जाता है और यहाँ पर हम काफ़ी विस्तृत रूप से काफ़ी डीप लेवल से आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहे हैं। ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी यूट्यूब पर इस तरह की क्लास आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लॉर्ड रिपन का काल यहाँ पर हम पढ़ेंगे और लॉर्ड रिपन के से रिलेटेड ही सभी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जो चैप्टर है वही उससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, फालतू की चीज़ें यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे। जो आपके एग्जाम लेवल की दृष्टि से वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, आपका जो प्राचीन काल में था, यानी कि प्राचीन काल और मध्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था को वहाँ पर हमने देखा था। वहाँ पर क्या होता है कि जब मुगल काल आपका आता है तो मुगल काल के लास्ट में क्या होती है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, और धीरे धीरे उसका जो ढांचा होता है वो नष्ट होने लगता है। तो वही यहाँ पर आपका दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जातिवाद और सामंतवादी व्यवस्था के कारण ग्रामीण स्वशासन के विशेष आघात लगा। इसके कारण ग्रामीण स्वशासन प्रणाली धीरे धीरे नष्ट होने की ओर अग्रसर होते हुए नष्ट हो गई। तो यहाँ पे देखिए, ये लगभग यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था मुगल काल आते आते, यानी कि मुगल काल के लास्ट तक ये लगभग एक प्रकार से खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए, यह चैप्टर महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से देखिए स्थानीय जो स्वशासन है, आधुनिक भारत में इसकी शुरुआत होती है। यानी कि जो पुरानी पंचायती राज व्यवस्था थी वो फिर से पुनर्जीवित होती है। वो कैसे होती है, पूरी बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमज़ोर हो गए। यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन जब स्टार्ट हुआ, मुगल काल का पतन हुआ, उसके बाद ब्रिटिश शासन यहाँ पर आपका जो अंग्रेज आए, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, पंचायतों पर ध्यान नहीं दिया। तो पंचायतें और ज़्यादा यहाँ पर क्या हो गई, नष्ट होती चली गई। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक काल आता है आपका रिपन का काल। वहीं से आपकी देखिए शुरुआत हो जाती है स्थानीय स्वशासन की। अब किस तरह होती है इस चैप्टर में वही जानेंगे। कुछ चीज़ें और हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि लॉर्ड रिपन आपका स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है, इसलिए लॉर्ड रिपन को पढ़ना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी, हालांकि अच्छी स्थिति में नहीं थी। चार्ल्स मेटकॉफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। यानी पंचायतों को लघु गणराज्य किसने कहा है, चार्ल्स मेटकॉफ ने। उसने देखा होगा कि कुछ पंचायतें अभी भी वहाँ पर हैं, थोड़ी बहुत वो चल नहीं, तो उसने इसको लघु गणराज्य कह दिया। उतनी विस्तृत, उतने अच्छे लेवल से नहीं थी जिस लेवल से आपका प्राचीन इतिहास आपने जो देखा था उसमें थी, उस लेवल की नहीं थी। लगभग वहाँ पर नष्ट हो गई थी पंचायतें। अब देखिए क्या होता है, अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए इस ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और उसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस तरह के ब्रिटिश हस्तक्षेप, यानी कि उन्होंने क्या किया कि ये जो व्यवस्था थी उसमें उन्होंने अपना उसी तरह का प्रशासन स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब है, निचले स्तर पर अब वहाँ पर मुखिया नहीं होता था, वो अंग्रेज का ही कोई वहाँ पर व्यक्ति होता था। चीज़ें वही थी, लेकिन उसका उपयोग यानी उसका दुरुपयोग होने लगा। इस कारण से क्या थी कि पंचायती व्यवस्था खत्म हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है। 1857 का विद्रोह जब होता है, उसके बाद थोड़ी स्थिति बदलती है। शाही राज को उस पर दबाव बढ़ता गया और इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया। अब विकेंद्रीकरण नीति यहाँ पर सरकार अपनाने जा रही है। कौन, ब्रिटिश सरकार उस समय जो भारत में वर्क कर रही थी वो। अब इसका क्या क्यों ये करती है विकेंद्रीकरण, इससे क्या होता है कि जो केंद्र पे जो क्योंकि वहाँ से हैंडल नहीं कर पाएगी, वो निचले स्तर पर वो दे देगी। वो समझ गई थी कि डायरेक्ट हैंडल करना यहाँ पर मुश्किल है, डायरेक्ट राजस्व का यहाँ पर या पंचायती राज व्यवस्था का देखभाल करना यहाँ पर मुश्किल होता जा रहा है। इस कारण से उन्होंने क्या किया, विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई। अब कैसे क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, तो 1870 में मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व में वृद्धि करने का कार्य किया। तो मेयो का एक प्रस्ताव आया था, उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या हुआ था, स्थानीय संस्थाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व को थोड़ा बढ़ाया गया। यानी स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं थी उनका वृद्धि, यहाँ पर उनकी शक्ति का विस्तार किया गया, जिसने स्थानीय संस्था के विकास के
को गति प्रदान की। इसी वर्ष नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कार्य यहाँ पर लॉर्ड मेयो ने किया था। इसके बाद देखिए क्या होता है, लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। यानी कि लोकतांत्रिक का मतलब है यहाँ पर पूरे जहाँ जहाँ भी आपका अंग्रेज वर्क कर रहे थे, यानी जहाँ जहाँ उनका शासन था, सब जगह उसने क्या किया, एक प्रकार से स्थानीय संस्थाओं का यहाँ पर किया लोकतांत्रिक ढांचा उसने दिया। इसे ही भारत में स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जो रिपन द्वारा कार्य किया गया उसे ही भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसके द्वारा सभी बोर्डों में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य बना दिया गया और निकायों के अध्यक्ष का चयन भी गैर अधिकारियों में से ही होना था। लॉर्ड रिपन ही था वो जिसने पहली बार यहाँ पर कार्य कर दिया, निर्वाचन यहाँ पर आपको निर्वाचन के द्वारा निकाय जो नीचे स्तर पर संस्थाएं थी उसमें उसने चुनाव आरंभ करा दिया। अब यहाँ पर और चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से और जानेंगे। देखिए लॉर्ड रिपन का काल महत्वपूर्ण क्यों है। लॉर्ड रिपन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्थानीय भारतीयों के जीवन को बढ़ाने और देश की शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने मजबूत करने की मांग की। ग्लैडस्टोन के एजेंट के रूप में भारत में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद लॉर्ड रिपन एक उदारवादी और एक सक्षम प्रशासक साबित हुआ। लॉर्ड रिपन जिसका काल 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय रहा, इसका काल जो ये था आपका, उस समय तक ये वायसराय था। ग्लैडस्टोन ने सत्ता में आने के बाद रिपन को चुना उन्हें वायसराय के रूप में भारत भेजा। यानी इससे पहले आपका ग्लैडस्टोन था, उसके बाद आपका लॉर्ड रिपन आया, इसलिए रिपन को ग्लैडस्टोन का प्रतिनिधि कहा जाता है। इन्हें लाइसे फेयर, शांति के गुण और स्वशासन में विश्वास था। किसको? लॉर्ड रिपन को। तो ये ध्यान रखिएगा लाइन। इसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन का भारत के प्रति अन्य वायसराय की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण था। ग्लैडस्टोन ने भारत के प्रति अपनी नीति को समझाया। ये एक लाइन लिखी गई है जो यहाँ पर लॉर्ड रिपन ने जो कहा था। तो इसको देखिए, हमारा भारत में होना पहली शर्त पर निर्भर करता है कि हमारा वहाँ होना भारतीय मूल के निवासियों के लिए लाभदायक है, दूसरी शर्त पर कि हम उन्हें लाभदायक देखने और समझने के लिए बना सकते हैं। तो ये इसका कथन था, काफ़ी अच्छा कथन था, यानी कि ये भारतीयों के हित में वर्क करना चाहता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर आपने जो भी चीज़ें पढ़ी वो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ से पढ़िए। देखिए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कैसे होती है आधुनिक भारत में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इस योजना ने नगर पालिका संस्थानों को विकसित किया जो भारत के ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में आने के बाद से देश में बढ़ रहे थे। यानी कि नगर पालिका संस्थानों को विकसित किया। पहले क्या था, डायरेक्ट यहाँ पर कब्जा था, अब वहाँ पर क्या किया इसने, अलग से यहाँ पर क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण यहाँ से स्टार्ट उसने कर दिया। स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी निकायों को दिया गया और ऐच्छिक लोगों को कुछ व्यापक अधिकार प्राप्त हुए। यह किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं था, यह 1882 में पारित एक प्रस्ताव था। तो यहाँ पे देखिए इस प्रस्ताव के अनुसार कुछ चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आ सकती है यहाँ से आपके, क्योंकि ये लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन के बारे में जो है प्रस्ताव था। यहाँ से आपके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए उसने क्या किया था। देश में नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और स्थानीय निकायों की स्थापना की गई। लॉर्ड रिपन ने किया, इसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं। इन स्थानीय संस्थाओं को स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा आदि स्थानीय विषय सौंप दिए गए और प्रांतीय सरकारों को कहा गया कि उन्हें राजस्व का एक निश्चित भाग सौंप दें। इसके बाद देखिए इन नगर पालिकाओं तथा स्थानीय संस्थाओं को अपने संबंध क्षेत्रों में यथासंभव स्वतंत्रता प्रदान की गई। उनके अधिकांश सदस्य गैर सरकारी होते थे। यहाँ पर गैर सरकारी का मतलब है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त नहीं होते थे, यहाँ पर ये होता है यहाँ पर गैर सरकारी का अर्थ। इस पर भी बल दिया जाता था कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष भी गैर सरकारी हों, ऐसी आशा की गई। अब यहाँ मतलब वहीं के क्षेत्र के लोग थे वही वहाँ पर चुने जाते थे इसके लिए, इसलिए यहाँ पर वो गैर सरकारी होते थे। इसलिए आशा की गई कि इन संस्थाओं में यथासंभव चुनाव प्रणाली लागू की जाए। स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो। तो आप देखिए बिल्कुल वही कर रहा है यहाँ पर कौन, लॉर्ड रिपन, जो इस समय आपका व्याप्त है ग्रामीण क्षेत्रों में। पूरी पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन जो व्याप्त है, लॉर्ड रिपन ने उसकी शुरुआत यहाँ से कर दी थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस प्रकार लॉर्ड रिपन के प्रयत्नों से भारत के प्रमुख नगरों, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों एवं बोर्डों का जाल बिछ गया। स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में अपने सुधारों के कारण ही लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है आपकी। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर चीज़ें क्या क्या हैं।
क्योंकि यहाँ पर ये जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम लोग रिपन को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरी चीज़ें पढ़िए। अब आधी अधूरी जानकारी लेकर जाएंगे तो एग्जाम में आप सही से क्वेश्चन, यदि जरा सा भी वहाँ पे स्टेटमेंट में आप फंस गए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका आता है तो आप वहाँ पर गलत कर देंगे। तो लॉर्ड रिपन के कुछ कार्य यहाँ पर देख लेते हैं, और जैसे कि वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति। अब यहाँ पे देखिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो नीति थी ये लाया तो लॉर्ड मेयो द्वारा गया था, पहला प्रयास इसने किया था, लेकिन इसको बढ़ा दिया, एक्सपेंड किसने कर दिया? लॉर्ड रिपन ने कर दिया एक्सपेंड। लॉर्ड रिपन ने प्रांतों की वित्तीय जिम्मेदारियों को बढ़ाने का फैसला किया। उसने जो किया वो देख लीजिए यहाँ पर, इसने देखिए क्या किया, राजस्व के स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। पहला इंपीरियल, यानी जो केंद्र सरकार जिसके द्वारा टैक्स लेती थी। दूसरा विषय ऐसे थे जो प्रांतीय थे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या प्रांतीय जो भी सरकारें थी वो वहाँ पर क्या लेती थी? टैक्स। और तीसरा जो दोनों यहाँ पर मिलकर वहाँ पर बांटा जाता था राजस्व। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि ये किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। और कौन कौन से थे? 3 यहाँ पर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इंपीरियल यानी केंद्र को जो जाता था वो क्या? सीमा शुल्क जाता था, यानी इससे संबंधित टैक्स हो गया, पद हो गया, टेलीग्राफ, रेलवे, अफीम, नमक, टकसाल, सैन्य प्राप्तियां, भूमि राजस्व आदि से प्राप्त जो भी राजशाही राजस्व प्राप्त होता था वो केंद्र सरकार को जाता था, यानी डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को। और केंद्र सरकार इसके द्वारा ही क्या करती थी? अपने प्रशासन का खर्चा चलाती थी। उसके बाद प्रांतीयों में जो थे वो कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर यानी कुछ विषय दे दिए गए, जैसे जेल से राजस्व प्राप्त हो गया, यहाँ पर मेडिकल स्लाइस हो गया, प्रिंटिंग हो गया, सड़क, सामान्य प्रशासन जो स्टेट में होता था आदि प्रांतीय प्रमुख विषयों में शामिल था। यानी ये इससे जो टैक्स होता था वो प्रांतों को जाता था। जैसा कि प्रांतीय प्रमुखों से आए प्रांतीय खर्चों के लिए अपर्याप्त थी, भूमि राजस्व का एक हिस्सा प्रांतों को आवंटित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब दोनों में जो बांटे जाते थे, आबकारी हो गया, टिकटें हो गई, वन हो गया, पंजीकरण हो गया आदि से जो प्राप्त राजस्व होता था वो केंद्र और राज्य में समान अनुपात में बांट दिया जाता था। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिपन द्वारा शुरू की गई विभक्त प्रमुखों की प्रणाली 1919 के सुधारों द्वारा परिवर्तित होने तक संचालित होती रही। यानी इसने जो ये बनाई थी ये 1919 तक, जब तक कि इसमें सुधार नहीं किया गया तब तक ये चलती रही आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा माइंड रिफ्रेश कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, सभी को पता होगा पंचायत का क्या अर्थ होता है। पंचायत 2 शब्दों से मिलकर बना, एक पंच, दूसरा आयत। देखिए पंच का अर्थ होता है 5 और आयत का अर्थ होता है सभा। तो इस तरह पंचायत को 5 सदस्यों की सभा भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईयर जरूर ध्यान रखिएगा संस्थाओं को उनका लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। अगर किसी देश किसी गांव की हालत खराब हो तो उसे गांव को सख्त विकसित और बनाने के लिए ग्राम पंचायत उचित कदम उठाती है। यानी ग्राम पंचायत ही है जो ग्राम को अच्छी क्या करती है, वहाँ व्यवस्था करती है, गांव को गांव जैसा बनाती है। बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को, हम लोगों ने इसको पिछले वीडियो में ही जो हमने डेमो वीडियो देखा था उसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया था, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। 2 अक्टूबर 1959 को क्या पहले राजस्थान के नागौर जिलों में इसको लागू किया गया बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुसार पर। इसके बाद कुछ दिनों बाद इसको आंध्र प्रदेश में ही लागू किया गया 1959 में ही। तो 1959 में 2 राज्यों में लागू किया गया, एक आपका राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब लॉर्ड रिपन के बारे में हम लोग जानते हैं। लॉर्ड रिपन का जन्म 24 अक्टूबर 1827 को हुआ था। वह प्रधानमंत्री एफजे लॉर्ड रिपन के दूसरे पुत्र थे। लॉर्ड रिपन ग्लैडस्टोन के शासनकाल में भारत में वायसराय बने। ग्लैडस्टोन की लिबरल पार्टी की सत्ता में आने के साथ ब्रिटेन के प्रशासन का परिवर्तन भारत की शीर्ष कार्यकारिणी में बदलाव के साथ हुआ। लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त किया गया, जो पहले 2 मौकों पर भारत का कार्यकाल में प्रमुख पद पर रहे थे। 9 जुलाई 1909 में इनका निधन हो गया। तो एक जन्म की डेट याद रखिएगा, दूसरी मृत्यु की, क्योंकि लॉर्ड रिपन यहाँ पर आपका सीधे पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी आपको रखना जरूरी हो जाता है। ऊपर आप ये नहीं कि ऊपर ही आपने पढ़ लिया लॉर्ड रिपन क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था यानी कि स्थानीय स्वशासन उसने क्या किया था, विकसित किया। सब बस इतना ही पढ़ लेने से आपका काम नहीं होगा, पूरा इसके बारे में जानिए। अब इसके कुछ कार्य और होते हैं, उसको देख लेते हैं, ये भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। लॉर्ड रिपन द्वारा आने सुधार कार्य, क्योंकि आपका क्वेश्चन देखिए किस तरह आ सकता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन द्वारा नहीं किया गया है, या निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया है। 3 या 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ देगा 1 और 2 सही है, 3 या 4 सही है, इस तरह के। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपके किसी भी तरह के आ सकते हैं, इसलिए जो टॉपिक आपका है उसी के बारे में डिटेल रूप से आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन के अन्य सुधार कार्य देख लेते हैं। तो देखिए प्रथम कारखाना अधिनियम,
तो प्रथम कारखाना अधिनियम, सीधे सीधे आप यहाँ पर जो हेडिंग है इसी को याद कर सकते हैं कि प्रथम कारखाना अधिनियम कौन लाया था, 1881 में लॉर्ड रिपन लाया था। अब इसके अंदर की चीज़ें कुछ हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं। 1875 में देश में कारखानों के काम की स्थितियों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने कारखानों के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। 1881 में लॉर्ड रिपन ने पहला कारखाना अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी पर रोक लगा दी। तो ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है कि पहला जो कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन जो लाया था उसमें क्या था, कितने वर्ष के बच्चों को जो थे मजदूरी पर रोक लगा दी गई थी। तो 7 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को मजदूरी करने पर रोक लगा दी गई थी। 12 से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटों को सीमित कर दिया गया, यानी ये इतने ही घंटे काम करेंगे जो 12 से कम उम्र के हैं। यह भी आवश्यक है कि खतरनाक मशीनों को घेरा जाए, यानी कि जो मशीनें चल रही हैं उसके चारों ओर कुछ यहाँ पर घेर दिया जाए आपका लोहे से। इस अधिनियम ने काम की अवधि के दौरान 1 घंटे आराम और श्रमिकों के लिए 1 महीने में 4 दिन की छुट्टी प्रदान की। इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निरीक्षक को भी नियुक्त किया गया। तो ये आपका कारखाना अधिनियम था जो कि लॉर्ड रिपन लाया था। लॉर्ड रिपन का वित्तीय विकेंद्रीकरण हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया इसको 1882 में। इसके अलावा लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1882 में ही। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किसने था, ये लॉर्ड रिपन। और क्यों लाया था, रिपन की उदार नीतियों का एक बार फिर से विरोध हुआ जब 1882 में उन्होंने विवादास्पद स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम 1818 को निरस्त कर दिया, जिसके लिए भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों को या तो सरकार को आपत्तिजनक किसी भी मामले में प्रकाशित नहीं करने या प्रकाशन से पहले निरीक्षण के लिए प्रूफ शीट जमा करने का वचन देना होता था। देश प्रेस ने उनके कार्यों की सराहना की, जबकि एंग्लो इंडियन प्रेस समुदाय स्वदेशी पत्रकारिता की स्वतंत्रता को अनुमति देने में के विरोधी थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ लिया। लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन 1882 में जो आया था, इसको आपने ऊपर यहाँ पर देख लिया अच्छे से, जो इसने कार्य किए थे स्थानीय स्वशासन के बारे में। ये चीज़ आप एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन ने और क्या कार्य किया था। तो स्थानीय स्वशासन हो गया। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1882-83 में। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इल्बर्ट बिल जो 1884 में लाया गया था, लॉर्ड रिपन द्वारा पेश किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बिल क्या था इसमें, तो बिल को आप ज़्यादा यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना जान लीजिए कि इसमें क्या हुआ था। ये जो बिल लाया गया था इसमें ये था कि जो जज थे वो यूरोपीय अभियुक्तों की, यानी कि जो अंग्रेज़ों की सुनवाई कर सकते थे, यानी अंग्रेज़ों के जो मामले होते थे उस पर भारतीय जज भी उनकी क्या कर सकते थे, सुनवाई कर सकते थे। तो इसीलिए ये बिल लाया गया था। तो इसका विरोध हुआ। विरोध किसने किया, अंग्रेजों ने किया इसका विरोध। तो बस इतना ही इसमें जानिए। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में आया था, ध्यान रखिएगा। नागरिक सेवा में सुधार, तो इसने क्या किया, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की एज यहाँ पर 22 वर्ष कराने में इसने क्या की, करा दी, यानी सफलता मिली। लॉर्ड रिपन अपने सुधारवादी कार्यों द्वारा भारतीय में बहुत लोकप्रिय हो गया और उसे सज्जन लॉर्ड रिपन के नाम से स्मरण करते थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अनुसार, यानी कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक यहाँ पर लाइन लिखी है, देख लीजिए। लॉर्ड रिपन को इसलिए स्मरण नहीं किया जाता है कि उसने बहुत सफलता प्राप्त की, अपितु इसलिए कि उसके उद्देश्य पवित्र थे, उसके ध्येय ऊंचे, उसकी नीति शुद्ध थी, वह जातीय भेदभाव से घृणा करता था। तो ये उसका क्या था, इसका आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उसके लिए, यानी लॉर्ड रिपन के लिए यहाँ लाइन लिखी है। अब दोस्तों आगामी चैप्टर आपके क्या आएंगे, ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ अधिनियम हम लोग देखेंगे, क्या क्या अधिनियम आए। उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद आपके पंचायती राज व्यवस्था किस तरह यहाँ पर रहती है उसको देखेंगे अलग अलग चैप्टरों में। उसके बाद पंचायती राज हेतु गठित समितियाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका समितियों वाला है। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएंगे अब ये आएंगे, उसके बाद अन्य चैप्टर है। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को आप अच्छे से यहाँ पर एक बार और देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए बीपीओ का कोर्स ले सकते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट आपके लिए कर दिया गया है, 299 में आप ले सकते हैं। 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप आर की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस के यहाँ पर बैच आपका चलाया जा रहा है, लेखपाल आने वाले समय में आएगा। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भी आप फॉर्म भरा गया, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कोर्सेज और टेस्ट ले सकते हैं। सभी की जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।